चंदर को एक हफ्ते तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में ससक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में जाकर फिर वापस बैठ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूत, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सब कुछ, ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती थी। लेकिन चंदर को ऐसा लगता किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृत पटल से मिट चुकी हैं। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय से जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर और ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बन गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुप्त तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर्ग जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका कुछ मन ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुअल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द खसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, या उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास वालों की एक छिनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लान पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे। उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाओ जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराओ। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई हैं। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयंकर न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल कर आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली पतली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और ओंठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटी सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकली। कमरे से खिंचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती। तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछलाए। बिनती, रोती क्यों छी? मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बिनती ने आंसू भरे पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से नहीं आए। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं है। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं तो 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ती और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया, तुम्हारे जलन के दिन रात आंसू बहाकर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तब शादी करेंगे कि अभी किसी के साथ निकाल दूं। बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई हमारा नहीं थी। ऐसी बात नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसी को मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी
आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा क्या, मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे। चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन में बुलाती रह गई और आप यहाँ गए वहाँ गए और आंखों से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया, गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजीब होती है। पर रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसीलिए कि सामने कोई था जो दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो तुम कुछ भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिनती ने चौक के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे में सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि इतनी दूर होंगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होगे। एक अकेले में ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठी हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बात करती थी, वैसे ही इनसे तुम्हारे मित्र तुम्हारे बारे में बात करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आजादी है मुझे। माझी भी बहुत अच्छी है, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना। और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई थी उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुमसे बिनती को वापस लूंगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुड़ा कुड़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षरों में जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो सबसे भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। सुधा बेसुध तन्मय होकर उस खत को, चंदर बेसुध तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया। और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लोहे पत्र को चीर कर अंदर बिंद गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपका। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजिन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोबा जाए, आप जाए के ऊपर खाए ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। वह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा जलने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाना खाने, बिनती। चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा, अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है, खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है, ये सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप का दर्द सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं
लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के ताजमहल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात यमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले वाले बच्चे को कैसे बहला दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कान ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं ने या जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला जाता, क्योंकि सुधा के बिना उसका दिन नहीं कटता था। एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब बिनती से सुधा की बात नहीं करता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रहती कभी भी उसे मालूम नहीं हुआ था कि सुधा एक महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर हो गई तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारा बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छांव में डुबाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों दो तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाया में कुछ विश्राम कर ले, वह आंसुओं की कड़ी धूम में चल सके। ऐसी एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं थी कि जैसे उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारती मलेज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली वीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए थे जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गया आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसें को गुदगुदाने लगी, और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी या अलगाव सभी झूठ हैं। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे, और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठ बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाँक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत लाओ, मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिल पड़े हैं आज। बिनती बोली, हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उठ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा, आज बड़े खुश हैं। हाँ बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा। श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई, और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए, और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा
मत और चढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी? चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेंप गई। अच्छा, गिलहरी को यहाँ रोक कब से? चंदर ने हंस के पूछा। अपनी माँ जी की शकल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़े खुले स्वभाव की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं, अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े तो सोचा तुम्हें बता दें। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से वे कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कि कह दूं कि मैं देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पैसा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनकी एक मोटी सी कापी थी, दे गए तो देखा उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और बिसरिया से कह देना। वह चंदर के हाथ में पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे, लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो। चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे, दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुशुदा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है, यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ से। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे। बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, यह बिनती नाम की क्या मायने? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खांस कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक यह है कि मुझे मध्यकाल की कविताएं बहुत पसंद है, खास तौर में उसमें बिनती, प्रार्थना शब्द बहुत मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है, फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, हे बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप कैसा मुझे समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दांव इतना सफल होगा। वह खुशी
से फूल उठा। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिंती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है या मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जान के कि तुमने ये कविताएं बिंती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। यह मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। या तो कला का सत्य है, पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों को खोज में बरसों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्ति को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी जाति को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, या डरते हैं, या हम इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश से किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे सारी दुनिया बिंती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर मैंने गलत समझा था कि बिंती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची थी। चंदर का मन इतना विशाल है यह उसे नहीं मालूम। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं थी। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता था बिंती जी ने मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बिएत्रिस, वीट्स की फैनी और सुर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं से मिला है तो बिंती में। इतना इतना डूब गया मैं बिंती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था। मैंने सोचा कि इसका नाम ही बिंती क्यों न रखूं। चंद ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिंती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार सभी लोगों के नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वो न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। न बिनती, डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें या अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में।